नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता। दोस्तों, ये सिविल प्रक्रिया संहिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सभी के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ये सभी को जानना चाहिए। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि आप एडवोकेट हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपको अपने उस वाद से संबंधित जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वाद किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसका सक्षम न्यायालय कौन सा है। वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। क्षेत्राधिकारिता से क्या मतलब है? न्यायालय का क्षेत्राधिकारिता से मतलब सक्षम न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके तहत न्यायालय अपने क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत किसी वाद, अपील या आवेदन पत्र को स्वीकार कर न्यायिक कार्रवाई पूर्ण कर पक्षकारों की सुनवाई के बाद उस वाद, अपील या आवेदन पत्र पर अपना न्यायिक निर्णय दे सकता है। क्षेत्राधिकार कितने प्रकार के होते हैं? किसी न्यायालय की अधिकारिता को निश्चित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कुछ अधिकारिताएं बताई गई हैं, क्योंकि न्यायालय में किसी बात को दर्ज करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या उस न्यायालय में वे सभी अधिकारिताएं वाद के संदर्भ में निहित हैं या नहीं। स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकारिता, धन संबंधी क्षेत्राधिकारिता, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, प्रारंभिक एवं अपीलीय अधिकारिता। सबसे पहले हम जानेंगे स्थानीय या प्रादेशिक अधिकारिता। न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके अंतर्गत न्यायालय उस क्षेत्राधिकार सीमा के भीतर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे जिला न्यायालय को जिले की सीमा के अंतर्गत ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, जिले की सीमा के भीतर ही वे अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। उच्च न्यायालय को राज्य विशेष की सीमाओं के अंतर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है और राज्य विशेष की सीमाओं के भीतर रहकर ही अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करेगा। उच्चतम न्यायालय पूरे देश में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है और उस वाद की सुनवाई पर अपना निर्णय दे सकता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन का केवल एक विशेष सीमित क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है और उसी विशेष सीमित क्षेत्र के भीतर रहकर अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करना होता है। सिविल विवादों से संबंधित वाद मुकदमा दर्ज करवाने के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 से लेकर 20 तक वाद दर्ज करने के स्थान के बारे में प्रावधान किया गया है। दो पक्षों के मध्य यदि किसी प्रकार का सिविल विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के निपटारे के लिए पक्षों को सिविल न्यायालय में वाद दर्ज करवाना होता है। अब प्रश्न उठता है कि वाद दर्ज करवाने के स्थान कौन सा होगा, वाद कहां पर दर्ज होगा और किस न्यायालय में दर्ज होगा। तो इन प्रश्नों का जवाब हमें दंड संहिता की धारा 15 से लेकर 20 तक में मिलता है। धारा 15 क्या कहती है? न्यायालय जहां वाद दर्ज किया जाएगा, सिविल विवाद से संबंधित हर वाद उस निम्नवत श्रेणी के न्यायालय में दर्ज किया जाएगा जो उस वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है। अर्थात किसी भी वाद को दर्ज करने के लिए उसके निम्नवत श्रेणी के कोर्ट में मामले को दर्ज किया जाना चाहिए जो उसको सुनने के लिए सक्षम है। धारा 16, वाद वहां दर्ज किया जाना चाहिए जहां वाद की विषय वस्तु स्थित है। जहां सिविल विवाद विषय वस्तु की स्थिति के संबंध में है तो हर एक विवाद के निपटारे के लिए वाद उस न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है, या उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर प्रतिवादी वास्तव में या अपनी इच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है, धन प्राप्ति के लिए खुद काम करता है, वहां के न्यायालय में भी वाद दर्ज किया जा सकेगा। धारा 17, ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में वाद जो कई न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है। जहां अचल संपत्ति के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है और ऐसी अचल संपत्ति कई न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है तो ऐसी संपत्ति के संबंध में अनुतोष या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकार के लिए वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में दर्ज कराया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विवादित संपत्ति का कोई भी भाग स्थित है। धारा 18, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद का दर्ज किया जाना। संपत्ति के विवाद को लेकर वाद दर्ज करने के लिए जहां यह अभिकथन किया जाता है कि कोई अचल संपत्ति
दो या दो से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है और उन न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, तो उस स्थिति उस संपत्ति के आशुतोष या दोष के प्रतिकार के लिए वहां स्थित उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अभिकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब जाकर उस विवादित संपत्ति के संबंधित किसी भी मुकदमे वाद की स्वीकृति करने और उस विवादित संपत्ति का निपटारा करने के लिए आगे की कार्रवाई कर सकेगा। उस वाद में उसकी डिग्री का वही प्रभाव होगा मानो वह विवादित संपत्ति उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। लेकिन यह तब होगा जब वह वाद ऐसा हो जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिए। धारा 19 शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वाद का स्थान। जहां शरीर या चल संपत्ति की प्रति किए गए क्षति के क्षतिपूर्ति के लिए वाद दर्ज कराना है, वहां यदि क्षति दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, कारोबार करता है, धन कमाने के लिए खुद काम करता है, तो वह वाद वादी के ऊपर निर्भर करता है कि वह उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में अनुतोष या संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकार के लिए वाद दर्ज करा सकेगा। उदाहरण के लिए अयोध्या में निवास करने वाला का लखनऊ में खा पर हमला कर उसको बुरी तरह से पीटता है, तो ऐसे में खा के पास दो विकल्प है कि वह खा के खिलाफ लखनऊ या अयोध्या के न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकेगा, वो अपनी सुविधा अनुसार। धारा 20 अन्य वाद वहां दर्ज किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है या जहां वाद उत्पन्न हुआ है। उपयुक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हर एक वाद ऐसे न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे जिनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हैं। जहां एक या एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहां प्रतिवादी में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और अपनी इच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या धन कमाने के लिए खुद काम करता है, तो वाद हेतु पूर्णता या भागता पैदा होता है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना सीमा संबंधी क्षेत्राधिकार, अब हम जानेंगे धन संबंधी क्षेत्राधिकार। हर एक न्यायालय की धन संबंधी क्षेत्राधिकार की सीमा सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है, जिसके तहत न्यायालय को उसी निर्धारित धन संबंधी सीमाओं के अंतर्गत ही वाद या अपील को स्वीकार करने का अधिकार होता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि धन संबंधी क्षेत्राधिकार की सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। धन संबंधी क्षेत्राधिकार की सीमाएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, सिविल जज जूनियर डिवीजन 25,000 रुपए तक के वाद। दूसरा है सिविल जज सीनियर डिवीजन, अतिरिक्त जिला जज, ये 25,001 से लेकर असीमित तक। लघुवाद न्यायालय 1,000 रुपए तक। उत्तर प्रदेश में लघुवाद न्यायालय की धन संबंधी क्षेत्राधिकारिता धन संबंधी वाद में 5,000 रुपए तक सीमित है, किंतु भाटा किराए बेदखली के संबंधी वाद में यह अधिकारिता 25,000 रुपए तक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो अधिकारिता है वो असीमित है। दोस्तों, आपने आदेश 7 में पढ़ा होगा कि जब वाद को लिखा जाता है तो उसमें एक पैरा को लिखा जाता है वाद मूल्य क्या है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इससे न्यायालय का निर्धारण किया जा सके, मतलब न्यायालय की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता तय हो सके एवं कोर्ट फीस का निर्धारण हो सके। दोस्तों, अभी तक हमने सीमा संबंधी क्षेत्राधिकारिता, धन संबंधी क्षेत्राधिकारिता को जान लिया। अब हम जानेंगे विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। हर एक न्यायालय की विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार की सीमा सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है, जिसके अंतर्गत वह निश्चित की गई विषय वस्तु के तहत वादों को स्वीकार करता है। सभी विषय वस्तु संबंधी वादों में विचारण कर अपना निर्णय सुना सकने का यह अधिकार हर एक न्यायालय को प्राप्त नहीं है। सिविल संबंधी विवाद, पारिवारिक संबंधी विवाद, उपभोक्ता संबंधी विवाद, औद्योगिक संबंधी विवाद, सहकारी समिति संबंधी विवाद। दोस्तों, हर न्यायालय की अपनी विषय वस्तु संबंधित अलग अलग अधिकारिता होती है और उस अधिकारिता के अंतर्गत उसे वाद को सुनने और निर्णय देने का अधिकार होता है। जैसे उपभोक्ता अदालतों को उपभोक्ता संबंधित मामलों को ही सुनने का अधिकार होता है, उसी प्रकार से पारिवारिक अदालतों को पारिवारिक मामलों को सुनने और उस पर अपना निर्णय देने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से औद्योगिक अदालतों को लेबर कोर्ट को अधिकार होता है कि वो लेबर लॉ से रिलेटेड ही मामलों को
हल करे और उस पर अपना निर्णय दे। तो ये है इसका विषय वस्तु संबंधित अधिकारिता। आइए आगे देखते हैं। प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार। हर एक न्यायालय की प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार की सीमा सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है और उसी सीमा के अंतर्गत वह न्यायालय उस प्रारंभिक कार्रवाई एवं अपीलीय कार्रवाई को स्वीकार करती है। प्रारंभिक सिविल क्षेत्राधिकार से मतलब न्यायालय के उस अधिकार से है जिसके अंतर्गत किसी भी सिविल वाद या प्रार्थना पत्र या अन्य कार्रवाई को प्रथमतः स्वीकार कर विचारण कर अपना निर्णय सुनाकर उस वाद का निपटारा करना होता है, जैसे वसीयत संबंधी विवाद, विवाह विच्छेद तलाक संबंधी विवाद, विवाह विधि संबंधी मामले, कंपनी विधि संबंधी मामले, न्यायालय की अवमानना संबंधी मामले। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब। अपीलीय क्षेत्राधिकार से मतलब न्यायालय के उस अधिकार से है जिसके अंतर्गत वह किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए सिविल निर्णय के खिलाफ दिए गए अपील या आपत्ति को स्वीकार कर उस विवाद का निपटारा करना होता है। कुछ न्यायालयों को केवल प्रारंभिक सिविल अधिकारिता प्राप्त होती है, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं लघुवाद न्यायालयों को सिर्फ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों या अपर जिला न्यायालयों एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को प्रारंभिक एवं अपीलीय दोनों प्रकार की अधिकारिता प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत प्रारंभिक तथा अनुच्छेद 232 एवं 233 के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्षेत्राधिकार के अभाव में किसी न्यायालय द्वारा विचारित एवं निर्णीत मामले शून्य होते हैं। उच्च न्यायालय एक अपीलीय क्षेत्राधिकार का न्यायालय है जिसमें किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन संसद और विधानसभा चुनाव संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए उसे प्रारंभिक अधिकारिता भी प्राप्त है। धारा 19 सिविल प्रक्रिया संहिता जब तक वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। न्यायालयों को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण की अधिकारिता होगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।